बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए है। केमिस्ट्री की बुक के चैप्टर नंबर 1 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे। इनके इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे। इनकी कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट होती है। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज जिनमें डेंसिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, फ्लूइडिटी है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आपकी एलोट्रोपिक फॉर्म सॉलिड्स की हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, इन पे बात करेंगे। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंसेस को नोट करेंगे। इसी तरह सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, इनके डिफरेंसेस को नोट करेंगे। और सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या टेम्परेचर का इफेक्ट है, इसको डिस्कस किया जाएगा। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले बेटा, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशन को और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन से मुराद कि वो सब्सटेंस किन चीजों से मिलकर बना है। स्ट्रक्चर से मुराद कि उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसे हुई है। और प्रॉपर्टीज से मुराद कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, ये कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। इसमें फिजिकल चेंजेस को भी और केमिकल चेंजेस को भी डिस्कस किया जाता है और तमाम उन कवानीन को डिस्कस किया जाता है जो कि इन तब्दीलियों का मजहर है, इन तब्दीलियों का बाइस बनते हैं। इसी तरह कंपोजिशन की डिटर्मिनेशन जो है कि कितनी परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट कंपाउंड में मौजूद है, सैंपल के अंदर कौन कौन से एटम्स कितनी तादाद में मौजूद हैं, इसको कंपोजिशन की परसेंटेज जांचना कहते हैं। जो मैटर का स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि एटम्स की अरेंजमेंट को डिटेल से डिस्कस करना। तो लिहाजा एटम के कंपोजिशन, एटम की स्ट्रक्चर और एटम की प्रॉपर्टीज को डिटेल से डिस्कस करने को ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस केमिस्ट्री कहते हैं। अब केमिस्ट्री की भी आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जिनमें सबसे पहली ब्रांच जो है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि जो एक सब्सटेंस है, जो सैंपल आपको दिया गया है, उसका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। इससे क्या मुराद है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल से? कि कौन से फिजिकल लॉज ऐसे हैं जो एटम्स के ऊपर लगते हैं, मॉलिक्यूल्स पे लगते हैं, जिनकी बुनियाद पर आपके सैंपल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके सैंपल की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री की मदद से हम रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं, हम चेंज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं, हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इंडस्ट्रियल स्केल पर, सनती पैमाने पर जब कोई रिएक्शन करवाया जाएगा तो उसकी रफ्तार कितनी होगी, उसके प्रोडक्ट्स के बनने की मिकदार कितनी होगी। इस वैल्यूज को जांचने को क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपकी, उसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, जिन्हें हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन से मजीद बनने वाले कंपाउंड उनके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन और कार्बन पे मुश्तमिल तमाम कंपाउंड्स आ जाते हैं। इस ब्रांच में हम इनका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं, इनकी बनावट भी डिस्कस करते हैं, इनकी खसूसियात को भी डिस्कस करते हैं। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से रिलेटेड जितने केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको डिस्कस करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जुमरे में आता है। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिन्हें नामियाती कंपाउंड्स या कुदरती कंपाउंड्स भी कहा जाता है, जिंदा चीजों में मोस्टली पाए जाते हैं, जिनमें पौधे हैं, जिनमें जानवर हैं। ठीक है, तो जिंदगी की अलामत है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तमाम किस्म की जिंदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसके बरक्स जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें हम तमाम उन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, जिनमें कार्बन या बिल्कुल ही नहीं पाया जाता या बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। तो तमाम उन कंपाउंड्स की बनावट को पढ़ना, उनकी खसूसियात को पढ़ना, उनके केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करना,
जिनमें कार्बन ना पाया जाता हो, जो हाइड्रोकार्बन्स के बरक्स हो, हाइड्रोकार्बन्स ना हो, इसको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं गैर नामियाती, उनमें धाते हैं, गैर धाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स हैं, एसिड बेस हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो फर्टिलाइजर्स के तौर पर, खादों के तौर पर, अद्वियात के तौर पर, कैटलिस्ट या एंजाइम्स के तौर पर, कोटिंग्स के तौर पर, पेंट्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं। चौथी जो ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? माहौलियाती केमिस्ट्री के तमाम वो केमिकल रिएक्शंस या तमाम वो जानदारों में होने वाले केमिकल रिएक्शंस जो इस सैयारे पर, इस प्लैनेट पर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हवा, आपकी मिट्टी, आपका पानी, ये वो मेन नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन पर हमारे केमिकल सब्सटेंसेस के, केमिकल रिएक्शंस के असरात आते हैं। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में बेसिकली हम पॉल्यूशन के काजेस, पॉल्यूशन के इफेक्ट्स और इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं कि आलूदगी किन केमिकल रिएक्शन से फैल रही है, किन केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से आलूदगी हो रही है, और उस आलूदगी को काबू कैसे करना है, उस आलूदगी को कंट्रोल कैसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिसिस कहते हैं बेटा तज्जिया करने को, तज्जिया करना, बगौर मुआयना करना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपके पास लैब में कोई सैंपल आता है तो आप उसका एनालिसिस करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, कितनी मिकदार में मौजूद है, और उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, सेपरेशन करना, कि तमाम कंपोनेंट्स को बगौर मुआयना करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना लैब में ब्लड टेस्ट देकर आते हैं और उस ब्लड टेस्ट में तमाम कंपोनेंट्स को अलग अलग करके वो बताते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट किस मिकदार में मौजूद है। इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमारे जितने भी आजकल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाले, जैसे मैंने आपको ब्लड सैंपल को जांचने का इंस्ट्रूमेंट का कहा, तो उनके लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री का पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। तो पहले तो आप इसके नाम पे गौर करेंगे। बायो का मतलब है जिंदगी और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शंस। तो तमाम जानदारों में होने वाले केमिकल रिएक्शंस, चाहे उसमें पौधे हो, चाहे उसमें जानवर हो, चाहे उसमें हशरात हो, इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इन जानदारों के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं? प्रोटीन से मिलकर बने हैं ये जानदार, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, न्यूक्लिक एसिड से जिनमें डीएनए और आरएनए है। इनकी डिटेल स्टडी करना, इनके स्ट्रक्चर को सीखना, इनके फंक्शंस अफआल को पढ़ना, इनके केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जानदार चीजों में होने वाले हर किस्म के केमिकल रिएक्शन को पढ़ना बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर का वर्ड न्यूक्लियस से निकला है। एटम का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, एटम के स्ट्रक्चर में दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस न्यूक्लियस में हो रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी हो रही है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस टेक प्लेस कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है न्यूक्लियस ऑफ एटम की, फिशन रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूट रहा है, दो एलिमेंट्स में डिवाइड हो रहा है। एग्रीकल्चर में इसकी एप्लीकेशन है, मेडिसिन फील्ड में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में, इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। अब आप देखें ना, फिशन रिएक्शन आप पढ़ते हैं, एनर्जी जनरेट हो रही है, आप पावर जनरेट कर रहे हैं, आप एटम बम बना रहे हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के एग्रीकल्चरल जो है रिसर्च के टूल्स बना रहे हैं, इसकी मदद से पावर जनरेशन कर रहे हैं, मेडिसिन क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, कि न्यूक्लियस के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस। फिर आ जाता है आपके पास पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर्स जो हैं वो ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिंक अप होके छोटी चेन से, छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो पॉलीमर केमिस्ट्री किस चीज पे फोकस करती है कि कैसे बड़े बड़े पॉलीमर्स, कैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने, और इन पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये रिएक्शन कैसे करते हैं। बहुत से ऐसे मटेरियल जो जानदारों में मौजूद हैं, जिनमें प्रोटीन है, जिनमें सेलुलोज है, जिनमें न्यूक्लिक एसिड है, ये कुदरती पाए जाने वाले पॉलीमर्स हैं। अब प्रोटीन की फॉर एग्जांपल ले लें तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, और अमाइनो एसिड के कितनी से, अमाइनो एसिड की चेन्स, सैकड़ों हजारों अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, प्रोटीन का जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट इज अ नेचुरल पॉलीमर।
नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है बेटा जियो केमिस्ट्री। जियो के वर्ड की ट्रांसलेशन लिख लें। जियो का मतलब होता है अर्थ, जमीन। तो जियो केमिस्ट्री का मतलब है जमीन में होने वाली जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने केमिकल रिएक्शन के सोर्सेज मौजूद हैं, जो मिनरल्स मौजूद हैं जमीन में, कंपोजिशन ऑफ अर्थ को पढ़ना, लेयर्स कितनी हैं, कैसे वहां पर केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, दिस इज कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। अब मिनरल्स एक्सप्लोरेशन भी इसमें आ जाता है। इसके अलावा आपके पास जितनी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग पे अब काम हो रहा है, फॉरेस्ट्री पे काम हो रहा है, मेडिकल रिसर्च पे काम हो रहा है, ये सारा का सारा जियो केमिस्ट्री के जुमरे में आता है। इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों में जियोथर्मल हीट पंप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जमीन से गर्म पानी निकाला जाता है, बिल्डिंग्स को हीटअप किया जाता है। ये भी सारा का सारा जियो केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिन का वर्ड आपको क्या बता रहा है? ड्रग्स की कंपोजिशन, अद्वियात साजी। तो केमिस्ट जो है वो ट्राई करता है अद्वियात को बनाने का, अद्वियात की डिजाइन तैयार करता है, और कौन सी अद्वियात जो है इंसानी जिंदगी के लिए फायदेमंद है। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसके अलावा जो अद्वियात तैयार की जाती हैं उनका यह देखा जाता है कि इसका सोर्स क्या है, इसकी डिलीवरी कैसे की जाएगी, ये जिस्म में दाखिल कैसे की जाएगी, एब्जॉर्प्शन कैसे करेगी, और जिस्म में दाखिल करने के बाद इसका मेटाबॉलिक रेट कितना होगा, कितनी स्पीड से ये रिएक्शन करेगी। दैट इज कॉल्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आस्ट्रो केमिस्ट्री। आस्ट्रो का वर्ड जो है फल्कियात से निकला है। तो स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रैकरिंग इन स्पेस, खला में, फलक पे जो मौजूद आपके मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं, इस इंटरस्टेलर स्पेस को पढ़ने को एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम एटम्स की मिकदार, एटम्स के रिएक्शन, मॉलिक्यूल्स और आयंस की मिकदार यूनिवर्स में कैसे कैसे ये स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, और रेडिएशंस, जितने आपके अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रेडिएशन इमिट करते हैं, इनकी स्टडी को एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। नीचे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है। आपने जो लेक्चर ऊपर सुना है इसके मुताबिक आपने यहाँ पर ब्रांचेस मेंशन करनी है। जैसा कि यहाँ पर स्टडिंग इट्स कंपोजिशन, तो कंपोजिशन हमने किस में पढ़ी थी? कंपोजिशन आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तज्जिया करते हैं, ठीक है। इस तरह इसको आप फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की हालतें। पहले तो मैटर को डिस्कस कर लेते हैं कि मैटर क्या है। हर वो चीज जो कुछ जगह घेरती है और कुछ मैस रखती है, कुछ वेट रखती है, दैट इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल आपके इर्द गिर्द आपकी पेंसिल, आपकी कॉपी, आपका टेबल, आपकी चेयर, आपकी बुक, आपका मोबाइल, ये सब चीजें मैटर हैं। क्यों? ये सब जगह भी घेरती हैं और ये कुछ ना कुछ मैस और वेट भी रखती हैं। तो ये सारी की सारी दुनिया जो है मैटर और एनर्जी के ऊपर घूम रही है। एनर्जी जो है वो नॉन मटेरियल चीज है। क्या है एनर्जी? किसी जिस्म की सलाहियत के जिसके थ्रू वो काम करता है, इसको क्या करते हैं? एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब हम जिंदगी में बेतहाशा किस्म की चीजों से हमारा सामना होता है रोजाना की बुनियाद पर, जो कि हमें डिफरेंट हालतों में मिलती हैं। मैटर जो है वो आपके इर्द गिर्द डिफरेंट हालतों में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है, गैस फॉर्म में भी है, प्लाज्मा फॉर्म में भी है। अब ये जो तीन प्राइमरी स्टेट्स हैं इसकी, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों की प्रॉपर्टीज को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनके दरमियान स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस मुख्तलिफ है। इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान के डिस्टेंसेस डिफरेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गैस को। अब गैस के मॉलिक्यूल्स में वो आपको बताता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं। अपना हाथ घुमा के देखें हवा में, देखें आपका हाथ टकराता नहीं है। क्यों नहीं टकराता किसी चीज से? गैस के मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हैं कि आपका हाथ दरमियान से निकल जाता है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं फार्दर अपार्ट हैं, बहुत दूर। और ये दूर होने की वजह उनकी क्या है कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कमजोर हैं। इसकी वजह से गैसेस कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल से क्या मुराद है? अगर आपके पास 2 किलो का सिलेंडर है गैस का, आप उसमें 3 किलो भी अगर गैस भर दें
तो फिर भी वो बर्दाश्त करता है, 3.5 किलो भर दें तब भी वो बर्दाश्त करता है। तो क्यों? क्योंकि गैस कंप्रेसिबल है, उसके जो मॉलिक्यूल दूर दूर थे, आपने और गैस भरी, वो थोड़ा सा दब गए। यही हाल आपकी टायर का होता है, जैसे कि आप टायर में हवा भरते हैं अपनी गाड़ी के, तो कंप्रेसिबल होता है, वो हवा जो है कंटेन कर लेता है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। डेंसिटी कहते हैं बेटा कसाफत को। डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं? दो चीजों की, कि अगर दोनों सेम मिकदार में आप ले लें, वॉल्यूम दोनों चीजों का सेम लें, और आप अपने तराजू पे उसको रखें, जिसका मैस ज्यादा आएगा सेम वॉल्यूम में, उसकी डेंसिटी होगी ज्यादा। अब एक आप गिलास में भर लें गैस और एक गिलास में भर लें पानी, और आप रखें तराजू के ऊपर, तो पानी का जो मैस है वो ज्यादा आएगा केजी में बनिस्बत गैस के, तो लिहाजा लिक्विड जो है वो ज्यादा डेंस होगा बनिस्बत गैस के। डेंसिटी इस तरह मेजर की जाती है। तो गैसेस की डेंसिटी बिल्कुल कम होती है, गैसेस हल्की होती हैं। लिक्विड जो है, दूसरी तरफ आप अगर लिक्विड को डिस्कस करें तो इसके मॉलिक्यूल गैस की निस्बत करीब करीब होते हैं, मूव रैंडमली करते हैं। इनके दरमियान भी स्पेस जरूर होती है, लेकिन कम स्पेस होती है। पानी की आप बाल्टी भर लें, उसमें से हाथ गुजारें, हाथ गुजरने देता है। इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो गैस के मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रांग हैं, इनमें सिग्निफिकेंट फोर्सेस पाई जाती हैं। तो लिहाजा लिक्विड जो है कंप्रेसिबल नहीं है, दबाया नहीं जा सकता। 1 लीटर की पानी की बोतल में अगर आपने 1 लीटर पानी डाल दिया है, अब मजीद आप उसमें आधा लीटर ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंप्रेसिबल नहीं है। इनकी डेंसिटी गैस की डेंसिटी से ज्यादा होती है। हाँ, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड की शेप क्यों फिक्स नहीं होती? इसको आप जिस कंटेनर में डालेंगे, बोतल में डालेंगे बोतल की शक्ल बन जाएगी, प्लेट में डालेंगे प्लेट की शक्ल, बाल्टी में डालेंगे बाल्टी की शक्ल बन जाएगी। थर्ड कैटेगरी आपके पास आ जाती है सॉलिड। सॉलिड की शेप भी फिक्स होती है, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। जितनी जगह में कोई सॉलिड चीज आ सकती है, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है 5 इंच का है, 5 इंच से कम की पॉकेट में आप डालेंगे वो पूरा नहीं आएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम फिक्स है, उसकी शेप फिक्स है, उसको मोड़ तोड़ के आप उसको फोल्ड नहीं कर सकते। सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, करीब करीब होते हैं, लिहाजा सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता। सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, और अगर आप उनको मारें, हिट करें, हैमर करें, हथौड़ी लगाएं, तो सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट कर सकते हैं। इसलिए सॉलिड्स रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं, सख्त होते हैं और इनकंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड की जो डेंसिटी है वो गैस से भी ज्यादा और लिक्विड से भी ज्यादा। सॉलिड को आप जिस भी कंटेनर में स्टोर करेंगे वो उसके साइज का होगा तो ये कंटेनर में आएगा, वरना नहीं आएगा। अब सॉलिड की डेंसिटी कैसे मेजर करेंगे? आप उतने ही गिलास में बजरी ले लें, आप उतने गिलास में कोई लकड़ी या लोहे की पीसीज ले लें और रखें, पानी की बनिस्बत इसका मैस जो है वो ज्यादा आएगा, तो सॉलिड ज्यादा कसीफ है, ज्यादा डेंस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं, उनका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट फिक्स होता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, लिहाजा ये बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होते। इसके अलावा जो फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर है वो है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो है बेसिकली वो तब है जब काइनेटिक एनर्जी आपके मॉलिक्यूल्स की, आपके पार्टिकल्स की बहुत ज्यादा हो मैटर में, तब हम इसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरे लफ्जों में आप इसको आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। आयनिक फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। अब प्लाज्मा आपको फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में नजर आती है, लाइटिंग और वेल्डिंग आर्क्स में नजर आती है, गैस मॉलिक्यूल्स जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, आयंस और फोटॉन्स एनर्जी पैकेट्स पाए जाते हैं, ये प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा जो है वो फिजिकल स्टेट नहीं है, बल्कि आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है। मैटर जो है वो इन तीनों स्टेट्स की, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस हमने डिस्कस किया है, इनमें एग्जिस्ट करती है और इनके दरमियान इंटर कन्वर्जन भी चलती रहती है। सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं आप, और लिक्विड से गैस, मुख्तलिफ किस्म के ये इंटर कन्वर्जन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, पानी है, पानी को आप बॉयल करें, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो गया। पानी को आप फ्रीज करें, बर्फ बन गई, तो ये आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से मैटर जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट्स में भी पाया जाता है, जहां लिक्विड और गैस के दरमियान कोई फर्क नहीं पाया जाता, लिक्विड और सॉलिड के दरमियान फर्क नहीं पाया जाता। इनको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कहते हैं।
लिक्विड क्रिस्टल्स, ग्राफिन भी इसकी मिसालें हैं। अब जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैं ये हाईली कंप्रेस स्टेट्स में होते हैं, जिसमें आपके लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं और गैस की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। जो कन्वेंशनल सॉल्वेंट है, अमूमी तौर पर पाए जाने वाले सॉल्वेंट्स हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो उन सॉल्वेंट्स में नहीं होते वो नॉर्मली सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट्स में हो जाते हैं। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड सुपर क्रिटिकल फॉर्म में जब होती है तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो नॉर्मल सॉल्वेंट में हल नहीं होती इसमें हल हो जाएंगी। ठीक है। सेकंड हमने डिस्कस किया था लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल जो है सुपर क्रिटिकल में, वो भी एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जो कि लिक्विड और सॉलिड के दरमियान पाई जाती है। अब लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके डिस्प्ले डिवाइसेस में नजर आते हैं। आपके घर में एलईडी लगी हुई होंगी। एलईडी में आप देखें एलसीडी जो है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है बेसिकली। आप उसके ऊपर उंगली टच करके देखें, नीचे से आपको लिक्विड जो है मूव करता हुआ नजर आता है। इसी तरह मॉनिटर स्क्रीन में आ रहा है एलसीडी, क्लॉक्स में आता है, नेविगेशन सिस्टम्स में आता है। तो ये एलसीडी जो है इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड चीज हमने डिस्कस की थी ग्राफिन। ग्राफिन का स्ट्रक्चर भी 2 डायमेंशनल होता है। एक लेयर जो है कार्बन एटम्स की हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर अरेंज हुई होती है। इसके अंदर ग्राफिन टफ होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, लचकदार होता है, हल्का मटेरियल है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है इसकी, टूटता नहीं है जल्दी से, फ्लेक्सिबल होने की वजह से। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उसको टूटने से बचाती है, वो उसको टूटने से बचाती है। अब ऐसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो कि नॉर्मली आपको मार्केट में नजर नहीं आती, अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आती। इनको एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज में भी याद कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जांपल्स के तौर पे आप डार्क मैटर, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड और भी इसके अलावा है जो कि अभी फिलहाल आपके कोर्स वर्क के जो है दायरे में नहीं आते। इनकी जो डिटेल है वो आपके दायरे में नहीं आती, तो लिहाजा आप फिलहाल इतना इसको जरूर याद कर लें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज। आपकी बुक में 2 टॉपिक्स में दी गई है, यहाँ पैराग्राफ में दी गई है 1.3 में, और 1.5 टॉपिक में उसी का डिफरेंशिएट बिटवीन बनाया हुआ है। तो दोनों को अलग अलग डिस्कस कर लेंगे हम। हमारे पास जो मैटर है वर्ल्ड में वो इन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। सबसे पहले एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर अगर आपके पास है तो इसको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट के जितने भी एटम्स पाए जाएंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। एलिमेंट को मजीद छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। सादा तरीके से आप एलिमेंट को मजीद तकसीम नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्स जो है वो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मोस्टली एलिमेंट्स आपके इर्द गिर्द सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड और गैस जो है उनकी मिकदार कम पाई जाती है। अब ये जो सॉलिड फॉर्म है इसमें मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, मेटलाइड भी हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होते हैं। गैस फॉर्म में नोबल गैसेस भी पाई जाती हैं। एलिमेंट्स जो है वो एटम्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा एटम मिल जाए, आइंस की फॉर्म में भी पाए जाते हैं और आइसोटोप्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं जिनमें न्यूट्रॉन नंबर का डिफरेंस होता है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की एग्जांपल में आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें तमाम एलिमेंट्स हैं, उनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर बहरहाल आपकी बुक में सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन बेताशा एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहां से आप इनको 2-3 को भी याद कर लें तो आपका काम चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कंपाउंड। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन कंपाउंड और एलिमेंट में क्या फर्क है? ये 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है, और जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है उनकी कॉम्बिनेशन फिक्स रेशो में होती है। मतलब कि उस रेशो को आप चेंज नहीं कर सकते। जब एलिमेंट्स एक दूसरे के करीब आते हैं वो रिएक्शन करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं कंपाउंड की फॉर्म में। उनके बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। कंपाउंड्स जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होते हैं, आयनिक फॉर्म में भी, इंटरमेटैलिक फॉर्म में भी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में भी। आयनिक बॉन्ड से जो बनेंगे कंपाउंड्स वो आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे, जो कोवलेंट बॉन्ड से बनेंगे वो कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे।
इसी तरह जो मेटालिक बॉन्ड से बनेंगे वो मेटालिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। कंपाउंड्स कुदरती भी हैं और गैर कुदरती भी हैं, इनऑर्गेनिक जिन्हें हम कहते हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के एग्जाम्पल में वाटर है, अमोनिया है, मीथेन गैस है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, पोटाशियम क्लोराइड है, स्टार्च है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल एसिड्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, बेतहाशा कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अब कंपोजिशन और जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट और कंपाउंड की, ये पूरे सैंपल में एक जैसी होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं, चेंज नहीं होती। ठीक है, हाँ एक सैंपल की दूसरे सैंपल से डिफरेंट होंगी, लेकिन अपने ही सैंपल में इनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। मिक्सचर, नेक्स्ट चीज, मिक्सचर कैसे बनता है? जब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड मिक्स किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं आपस में। अब इसमें और कंपाउंड में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि मिक्सचर की जो रेशो है वो फिक्स नहीं होती। मिक्सचर की रेशो जो है कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हवा, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन आप देखें हो सकता है एक शहर में गैस में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, दूसरे शहर में कम हो। एक शहर में ऑक्सीजन की रेशो ज्यादा पाई जा रही हो, दूसरे शहर में कम हो। किसी जगह पर आप गए हैं, वहां पर ताजा एयर है, वहां पर ऑक्सीजन पूरी 21% है, किसी जगह जो है पोल्यूशन ज्यादा है, वहां आपको 10% मिल रही है। इसी तरह सॉइल मिक्सचर है मुख्तलिफ मिनरल्स का, डिफरेंट हो सकता है। अब देखें पहाड़ी इलाकों में जो मिट्टी है उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है, मैदानी इलाकों की मिट्टी की कंपोजिशन डिफरेंट है। दूध, पानी, ये हमारी एवरीडे एग्जांपल्स हैं मिक्सचर की, जिनमें कंपोजिशन का रेशो का डिफरेंस आता है। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि जो मिक्सचर है उसका अगर आप सैंपल लें तो तमाम जगह पर एलिमेंट्स की मिकदार यूनिफॉर्म हो, कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है जिनसे मिलकर वो मिक्सचर बना है वो यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द सैंपल, तो ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे वो मिलकर बना है, उसकी मिकदार हर जगह सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल चट्टाने, रॉक्स, पहाड़ियां। अब यहां पर मिनरल्स की जो मिकदार है वही डिफरेंट है, कहीं ग्रेनाइट ज्यादा है, कहीं मिका, कहीं लाइमस्टोन, कहीं कोई और मिनरल निकल रहा है, कहीं कुछ और निकल रहा है। तो रॉक्स जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसालें हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं वो पूरे के पूरे सैंपल में एक जैसे होंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं वो पूरे सैंपल में एक जैसे नहीं होंगे, कहीं ज्यादा कहीं कम होंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक एमसीक्यूज आपके लिए लिख दिया गया है कि टेक्नीटियम जो है वो पहला ऐसा एलिमेंट है जो कि साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में बनाया था, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया था। ठीक है, तो ये आप एमसीक्यूज के तौर पे इसको याद कर लें। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस। एलोट्रोपिक फॉर्म जो है सब्सटेंस की, पहले तो एलोट्रोपी को समझने की जरूरत है कि एलोट्रोपी क्या होती है। अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाता है जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मुख्तलिफ होती हैं उसके स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ हो जाने की वजह से, तो इन फॉर्म्स को एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं और इस प्रोसेस को एलोट्रोपी कहते हैं। क्या कि एलिमेंट एक से ज्यादा तबई हालतों में पाया जाना, एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स में, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में पाया जाना। अब एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स का क्या मतलब है कि उसके जो एटम्स हैं वो उसके जुड़ने की जो सलाहियत है वो डिफरेंट होगी, जुड़ने का तरीका डिफरेंट होगा। जुड़ने के तरीके से डिफरेंट होने से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपी और उन फॉर्म्स को एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो है वो दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाई जाती है, ऑक्सीजन O2 एंड ओजोन O3। अब दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, ऑक्सीजन गैस की और ओजोन गैस की। इसी तरह आपकी बुक वाला कार्बन को डिस्कस करता है कि कार्बन 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फलरन। डायमंड का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़े साइज का होता है, जबकि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है और हेक्सागोनल रिंग्स हैं उसमें कार्बन की। हेक्सागोनल का मतलब 6 कोनों वाले रिंग्स हैं। नीचे तस्वीर में बने हुए हैं, तस्वीर को आप गौर से देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास बकमिस्टर फलरन है C60, इसमें सफेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है,
जिसमें एटम्स जो है पेंटागन में भी पाए जाते हैं और हेक्सागन में। पेंटागन मतलब 5 कोनों वाला स्ट्रक्चर और हेक्सागन का मतलब 6 कोनों वाला स्ट्रक्चर। अब ये जितने कार्बन के आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, ये अपनी नेचर में कोवलेंट बॉन्डिंग में पाए जाते हैं, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं, कुदरती सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं। फलरन का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्ज फॉर्म में नहीं होते, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसके कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये जंगलानुमा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, बंक मिस्टर फलरन आप ये देख रहे हैं, बॉल सी बनी हुई है, ये जंगला बना हुआ है, तो ये जंगलानुमा स्ट्रक्चर बनाता है। फलरन जो है C60 इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, नरम होता है, ये अपने अंदर से बिजली नहीं पास करने देता। थर्ड जो एग्जांपल आपकी बुक वाला डिस्कस करता है वो है सल्फर की। सल्फर अपनी क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है, जिनके नाम है रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर या मोनोक्लाइन सल्फर भी आप कह सकते हैं इसे। अब ये जो रोम्बिक सल्फर है ये ज्यादा स्टेबल होती है बनिस्बत मोनोक्लिनिक सल्फर के। तो ये दोनों एमसीक्यूज भी यहां से बन रहे हैं, आप इसको याद कर लें कि रोम्बिक सल्फर ज्यादा स्टेबल होती है बनिस्बत किसके, मोनोक्लिनिक सल्फर के। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए कि आपको डिफरेंशिएट बिटवीन करना हो, तो आपने इन्हीं टॉपिक्स को पॉइंट बना के लिखना है, जैसे आपके सामने टेबल बन के। अब पेपर में ये तीनों इकट्ठे नहीं आएंगे, या एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंशिएट बिटवीन आएगा, या एलिमेंट और मिक्सचर का आएगा, या कंपाउंड और मिक्सचर का आ सकता है। तो इस बात को नोट कर लें आप। बहरहाल आपको तीनों के पॉइंट्स याद करने। एलिमेंट की आप डेफिनेशन लिखेंगे कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, और एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं। सेकंड, कि इसको ऑर्डिनरी मेथड से ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। थर्ड नंबर पे आप एलिमेंट जो है लिखेंगे कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एटम्स की फॉर्म में, उसको सिंबल से हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का सिंबल Na, कैल्शियम का सिंबल Ca, अपनी मर्जी से और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। गैसियस एलिमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पे पाए जाते हैं, जिनमें नाइट्रोजन है N2, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, इसी तरह क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल। अब देखें N2 में 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन O2 में 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, क्लोरीन Cl2 में 2 एटम है। हाँ, नोबल गैसेस जो 18 ग्रुप है वो एक ऐसा है जिसमें मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, हीलियम आर्गन। क्यों? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड है, ये किसी और के साथ पेयर नहीं बनाते। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड को। कंपाउंड के 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आप कैसे बनाएंगे कि कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स या 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है। लेकिन शर्त क्या बताई थी मैंने आपको कि फिक्स्ड रेशो होती है। जो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं उनकी रेशो फिक्स होती है, उसको चेंज नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल H2O है, अब इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का, तो बाय वेट अगर हम इनको निकालें तो 2 वेट बन गया H2 का, और ऑक्सीजन का होता है 16। 2:16 की आपने रेशो ली तो 1:8 आ गया। तो ये फिक्स रेशो होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है उसके कंपोनेंट्स में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में केमिकल रिएक्शन के जरिए। जैसे कि अमोनिया का जो रिएक्शन है, अमोनिया को आप कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, NH3 चेंजेस टू N2+3H2 रिएक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड जो है वो एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। जिस तरह पानी की जो प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोजन से मैच नहीं करेंगी, ऑक्सीजन से मैच नहीं करेंगी, बल्कि अब वो अपडेट हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। कंपाउंड मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अमोनिया, वाटर। कंपाउंड जो है नेटवर्क ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के तौर पे भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आयनिक कंपाउंड जो है जिसमें NaCl है, SiO2 है। थर्ड नंबर पे आपके पास आ जाता है मिक्सचर। मिक्सचर जो है वो प्योर फॉर्म नहीं है, मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म है। मिक्सचर इम्प्योर कंपाउंड कैसे है कि इसमें जो एलिमेंट्स मिक्स किए जाते हैं, जो कंपाउंड्स मिक्स किए जाते हैं, उसकी रेशो फिक्स नहीं है, उसकी रेशो डिफरेंट है। आप मिक्सचर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिक्सचर घर में बनाने की एग्जांपल देता हूं कि आप चीनी और रूह अफ़ज़ा का एक मिक्सचर बनाते हैं। अब 2 बच्चों को दे दिया जाता है, एक चीनी ज्यादा डाल देता है, एक कम, एक रूह अफ़ज़ा ज्यादा डाल देता है, दूसरा कम डाल देता है, तो दोनों का मिक्सचर डिफरेंट है। ठीक है, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं
इनकी शनाख्त हो जाती है, इनका जायका आ रहा होता है, इनके कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज उसके अंदर नजर आ रही होती है। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी। होमोजीनियस मैंने आपको बताया कि जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल एलिमेंट्स की सेम हो, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल डिफरेंट, कहीं ज्यादा कहीं कम, जैसे रॉक्स की हमने एग्जांपल ली थी। इस तरह मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो केमिकली बाउंड नहीं होते आपस में, बल्कि फिजिकल मेथड से इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर जो है वो उसके कंपोनेंट्स का मजमुआ होते हैं, जिन कंपोनेंट से वो मिलकर बना है उन्हीं का जायका, उन्हीं की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके अंदर नजर आ रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टॉपिक है सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। अब इन तीनों की प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, जिसको आपने जहन नशीन करना है, याद करना है पेपर के लिए, ताकि आप पेपर के लिए अच्छे से तैयार कर सकें। सॉल्यूशन जो है वो ऐसा मिक्सचर है जिसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो होमोजीनियस है, मतलब कि सॉल्वेंट में इतने अच्छे तरीके से हल हो गए हैं कि बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, कोई खास पता नहीं चल रहा कि ये क्या है। जैसे कि आप पानी और नमक का जो है सॉल्यूशन बनाते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपने बनाया पानी में, हाइड्रेटेड वाटर जिसे कहते हैं कॉपर सल्फेट। सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में देखे नहीं जा सकते आम आंख से। जब आप नमक पानी बनाते हैं तो आप देखें नमक बिल्कुल घुल जाता है, बिल्कुल नजर नहीं आता। तो अगर आप ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जिसमें सॉल्यूट जो है बिल्कुल हल हो जाता है, सॉल्यूशन बनता है दो चीजों से मिला के, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो जो मिकदार में ज्यादा हो, सॉल्यूट वो जो मिकदार में चीज कम हो। जैसे आपने पानी और चीनी का मिक्सचर बनाया तो इसमें सॉल्यूट चीनी है और पानी जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो आम इंसानी आंख से सॉल्यूट के जर्रे जिस सॉल्यूशन में ना नजर आए, उस जिस मिक्सचर में ना नजर आए उसे सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन को जब आप फिल्टर आउट करते हैं, छानते हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं, कोई बचा खुचा कचरा नहीं बचता। इस तरह के सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये दो लाइन की डेफिनेशन याद कर लें कि अगर कोई रेजिड्यू ना बचे, कुछ भी कचरा पीछे ना बचे छानने पर, फिल्टर आउट करने पे, तो ऐसे सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। जो सस्पेंशन है हमारे पास वो एक ऐसा मिक्सचर है जिसके सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट में हल नहीं होते। अब हल ना होने की वजह से सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें नजर आते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए सस्पेंशन को किसी बर्तन में डाल के छोड़ दें तो उसके वही पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। फिर अगर आप उस सस्पेंशन को फिल्टर आउट करेंगे तो फिल्टर पेपर में से उसके वो जो जर्रात हैं वो नहीं निकलेंगे, वो बल्कि ऊपर छन जाएंगे, रेजिड्यू के तौर पे बच जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप चाक का मिक्सचर बनाते हैं, वो सस्पेंशन है। आप पेंट लेकर आते हैं, वो सस्पेंशन है। आपने देखा होगा घरों में अगर आप कभी पेंट करवाएं तो पेंट वाला जो कारीगर मजदूर है वो बार बार उसको मिक्स कर रहा होता है। क्यों मिक्स कर रहा होता है? क्योंकि उसके जर्रात नीचे बैठ जाते हैं, वो सस्पेंशन है। इसी तरह एक और कॉमन एग्जांपल देता हूं, आपका गला खराब होता है, बुखार होता है, तो एक डॉक्टर आपको जो है ना एंटीबायोटिक लिखते हैं। अब एंटीबायोटिक पाउडर की फॉर्म में आती है और उसके ऊपर लिखा होता है कि इतने ml 60 ml पानी डाल के आप इसको हिलाएं, वो सस्पेंशन होता है। और उसकी डब्बी पे साफ मेंशन होता है कि इस्तेमाल से पहले उसको जोर जोर से आप हिला लें। क्यों हिला लें? ताकि जो पार्टिकल सस्पेंशन के नीचे बैठे हुए हैं वो उसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन कर लें। अब सस्पेंशन जो है और ये जो सॉल्यूशन है, इसके अलावा तीसरी फॉर्म है कोलाइड। कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं वो होमोजीनियस नहीं होते, मतलब हर जगह सेम हल नहीं होते। सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल से, और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं। तो लिहाजा बहरहाल इतने बड़े नहीं होते कि आम इंसानी आंख से हमें नजर आए। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। तो कोलाइड जो है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान की कैटेगरी है। ठीक है, सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल से बड़े होते हैं इसके पार्टिकल, सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल से छोटे होते हैं, आम इंसानी आंख से नहीं देखे जा सकते। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ें भी तो फिर भी इसके पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। जब आप इसको फिल्टर आउट करते हैं फिल्टर पेपर से तो मोस्टली पार्टिकल इसके पास थ्रू कर जाते हैं। ठीक है, जैसे ट्रू सॉल्यूशन के पास थ्रू कर गए थे। स्टार्च का सॉल्यूशन, अंडे की जो सफेदी है
ये कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल के तौर पे आप याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिस्कशन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के दरमियान फर्क। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में एग्जाम्पल से अगर हम लेके चलें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं एक देसी मिसाल से आपको समझाता हूं कि आपके घर कोई मेहमान आया है और शरबत बनाने के लिए आपको कहा गया है, और आपने शरबत में जितनी मुनासिब तरीन मिकदार आपके कंपोनेंट्स की डल सकती थी, रूह अफ़ज़ा की और चीनी की, वो परफेक्ट आपने डाली है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला है, तो इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर आपने कंजूसी से काम ले लिया और जितनी अमाउंट रिक्वायर थी उतनी नहीं डाली बल्कि उससे कम डाली है, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। और खुदा ना खास्ता जितनी रिक्वायर्ड थी उससे बहुत ज्यादा डाल दी है आपने, तो फिर वो सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल से आपकी बुक वाला डिस्कस करता है, कहता है 100 ग्राम पानी ले लें बीकर में, 5 ग्राम टेबल शुगर उसमें डालें चीनी और उसे घोलें। शुगर जो है वो उसमें आराम से हल हो जाएगी। फिर 5 ग्राम और चीनी डालें, उसको भी हल करें, ये भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो दिस इज सोल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गुंजाइश मौजूद थी कि आप मजीद सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। तो लिहाजा इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? अ सोल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें मजीद सॉल्यूट ऐड करने की गुंजाइश मौजूद है खास दर्जा हरारत पे, इसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अब इसको आगे लेके चलता है दूसरी डेफिनेशन की तरफ, कहता है कि मजीद शुगर डालें उसके अंदर सोल्यूशन में, क्वांटिटी ऑफ शुगर बढ़ती चली जाएगी और इसकी जो हल पजीरी है, डेसोल्यूशन है, वो मुश्किल होती चली जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका पानी जो है मजीद चीनी को हल नहीं करेगा, एनी मोर शुगर आप ऐड करेंगे तो वो नीचे बैठती जाएगी लेकिन हल नहीं होगी। तो ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया उसका कि जितनी मैक्सिमम चीनी वो हल कर सकता था वो उसने हल कर ली, अब मजीद गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अ सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की जितनी मिकदार हल हो सकती थी वो तमाम आप हल कर चुके एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसको कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। मजीद भी इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया है 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए। अब अगर आप इस 36 ग्राम से ज्यादा डालते हैं और 36 ग्राम से कम, अगर 36 ग्राम से कम डालते हैं तो वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। अगर 36 ग्राम यूज करते हैं तो सैचुरेटेड बन जाएगा, और 36 ग्राम से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स, कि जब आप सॉल्यूट को हल करते हैं सॉल्वेंट में सोल्यूशन बनाने के लिए तो क्या दर्जा हरारत का कोई असर होता है? जी बिल्कुल होता है। सबसे पहले वो सॉल्युबिलिटी की तारीफ लिखता है। सॉल्युबिलिटी कहते हैं हल पजीरी को। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि अगर आपके पास सैंपल में 100 ग्राम सॉल्वेंट है तो कितना सॉल्यूट उसमें आराम से हल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो अमूमी तौर पर यह होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो जनरल रूल तो यही है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, एक्सेप्शनल केसेस, जिनमें ये सच नहीं है। हर जगह पर ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। हाँ, कुछ जगहों पर है, जैसे आप पानी में आपने चीनी घोल लिया, आप गर्म पानी में घोलेंगे तो जरा जल्दी घुल जाएगी, बिल्कुल सॉल्युबिलिटी बढ़ गई इंक्रीज इन टेम्परेचर से। लेकिन इसके एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर से नहीं बढ़ती। अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं उनको जिसमें टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जैसे पानी, पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, ये साल्ट्स हैं। आप इनको पानी में मिक्स करें, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ये ज्यादा हल हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, नमक जो है आम, अब इसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर इंक्रीज करने से। आप गर्म पानी में हल कर रहे हैं, नमक ठंडे में कर रहे हैं, तकरीबन एक जैसी मिकदार उसकी हल होती है।
और कुछ ऐसी एग्जांपल हैं जैसे कि लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, कैल्शियम क्रोमेट CaCrO4, ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बल्कि इनकी कम हो जाती है। इसी तरीके से गैसेस जो हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कम हो जाती है। ठीक है, तो ये वो केस हो गया जिसमें सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो 3 केसेस हो गए, एक पहला कि जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सेकंड कि जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, NaCl की मिसाल ली हमने, और थर्ड केस जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी उल्टा कम हो रही है। तो अब इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये इसमें एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया गया है और वाई एक्सिस पे आपकी ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर मतलब सॉल्युबिलिटी ली गई है। अब सॉल्युबिलिटी कर्व का जब आप देखते हैं, मुख्तलिफ कर्व्स आपके पास बने हुए हैं, कोई कर्व जो है अपवर्ड जा रहा है और कोई कर्व जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है। जैसे अगर इस NaNO3 के कर्व को देखें तो ये अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड जाने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। जो ग्राफ डाउनवर्ड आ रहे हैं जैसे कि यहां पर KClO3 का आ रहा है, SO2 का ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। और जिन ग्राफ्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे 40 और 30 के दरमियान NaCl की लाइन जा रही है सोडियम क्लोराइड की, स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रही है, टेम्परेचर एक्सिस जा रही है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा इसकी सॉल्युबिलिटी में। तो ये तीनों केसेस के जो ग्राफ हैं वो एक ही फिगर में उसने बना दी है। आप इसकी 1 या 2 एग्जांपल दे दें, उतनी ही काफी है आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारा कुल चैप्टर था बेटा। मोस्टली टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर लिए। अगर आपका इससे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा।